पिछला पार्ट में हम लोग ये समझे थे, आ रही रवि की सवारी। हम उसमें राइटर का यानी कि लेखक परिचय और पाठ बता दिए थे। अब देखना है हम लोगों को पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला में दिया है प्रश्न में, आ रही रवि की सवारी का कविता का केंद्रीय भाव क्या है। मतलब क्या कहना चाहा है। रवि की सवारी तो रोज आता है, रवि की सवारी मतलब सूर्य जो हैं वो रोज निकलते हैं, लेकिन कवि को उस दिन क्या हो गया था कि वो बोल रहे हैं कि आ रही है रवि की सवारी। क्या वो नया देख रहे हैं उसमें। प्रस्तुत पाठ आ रही रवि की सवारी भाव प्रधान कविता है। इसके माध्यम से कवि ने मानव जीवन के सच्चाई को उद्घाटित किया है। कवि सुबह की फूटती पहली किरण को देखकर उत्साहित होता है। उसे लगता है कि जीवन में दुख सुख आते जाते ही रहते हैं, यह प्रकृति का नियम है। यानी कवि के जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा, उत्साह का संचार हो रहा है। यह बात सिर्फ कवि के लिए लागू नहीं होती, बल्कि राष्ट्र स्वाधीनता के संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण से भी संबंधित है। इस कविता का मूल भाव राष्ट्रीयता से है, स्वाधीनता से है और जन जीवन के नवनिर्माण से है। इसमें कवि ने यह कहना चाहा है कि देखिए भैया, रवि की सवारी आ रही है, यानी कि रात के बाद दिन आ रहा है। दिन यानी कि उजाला आ रहा है। जो अंधकार चारों तरफ छाया हुआ था वो हटने वाला है हर तरफ से। ये कह करके कुछ उजागर करने का प्रयास किया है कि कोई भी कष्ट हो उसके बाद कुछ अच्छा दिन आता ही आता है। इसके माध्यम से कवि ने कहा है कि जब सुबह होता है तो अचानक रात में क्या होता है, सब लोग सोए रहते हैं, आलस ही आलस, कहीं जाने का मन नहीं करता है। देखिए सुबह हुआ, आप लोग उठ के यहाँ पे आ गए, हम उठ के यहाँ पे आ गए, तो सब कुछ तो एकदम दौड़ने धूपने हंसने खेलने चलने सब कुछ नया हो गया ना। और वही रात में एकदम पड़ल थे इसे। तो वही कहना चाहेंगे कि जैसे ही अंधकार हटता है, अंधकार हटेगा ही हटेगा, तो वैसे ही दुख भी आता है जीवन में, तो आता जाता रहता है। इसके लिए कोई चिंतित होने वाला बात नहीं है। बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। बोलो, प्रस्तुत पाठ आ रही रवि की सवारी भाव प्रधान कविता है। इसके माध्यम से कवि ने मानव जीवन के सच्चाई को उद्घाटित किया है। कवि सुबह की फूटती पहली किरण को देखकर उत्साहित होता है। उसे लगता है कि जीवन में दुख सुख आते ही रहते हैं, यह प्रकृति का नियम है। यानी कवि के जीवन में नई चेतना, ऊर्जा, उत्साह का संचार हो रहा है। यह बात सिर्फ कवि के लिए लागू नहीं होती, बल्कि राष्ट्र स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण से भी संबंधित है। इस कविता का मूल भाव राष्ट्रीयता से है, स्वाधीनता से ही है और जन जीवन के नवनिर्माण से है। समझ में आ गया क्या कह रहा है कवि इसमें। कवि कह रहा है कि कोई भी कष्ट के बाद अच्छा समय आता है, कोई भी अंधकार के बाद उजाला आता है। सुख दुख जीवन में क्या होता रहता है, आता जाता रहता है। कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है। मानवीकरण किया है मतलब कि बताया है कि वो आदमी भी कर सकता है। जैसे कवि ने आ रही रवि की सवारी कविता में रवि, नौ किरण, बादलों से अनुचर, तारों समूह, चंद्रमा का मानवीकरण किया है। कैसे? रवि को बोला है राजा के रूप में, नौ किरण को बोला है रथ के रूप, घोड़े के रूप में, बादलों से अनुचरों को सेवक के रूप में, तारे समूह को सेना के रूप में और चंद्रमा को भिखारी के रूप में मानवीकरण किया है।
गीत गवाता है ना जब वो, आप पढ़े होंगे ग्राम गीत का मर्म, तो उसमें औरतें जो गीत गाती हैं तो उसमें गाती हैं भले वो निपट दरिद्र हो, लेकिन वो भी गाती हैं कि वो काली मैया आएंगी तो सोना के पलंग पर उनको बैठाएंगे। तो ऐसा गीत गाया जाता है। अरे झूलत झूलत मैया के लगलो पियसिया होके चली भैली ना, मलहोरिया दुआर होके चली भैली ना, कहाँ तू बाई रे मलिनिया पानी पियाओ हमरा के। तो मलिनिया बोलती है ना कि कैसे के पनिया पियाई है मैया, हमरा गोदी सोने के, हमरा गोदी और बलकवा बा। तो कहती ना कि सोने के पलंगिया रे मालिन बालका सुला दे। तो सोने के पलंग पे सुनाती है, मतलब कि वो गीत में दिखाया जाता है। कोई भी निपट दरिद्र है फिर भी सबको हाथी पे चढ़ के भैया अइलन, हाथी पे चढ़ के बबुआ अइलन, इसे कुछ गाया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि उसमें एक इमेजिनेशन बनाया जाता है कि देखिए हम इतना समृद्ध हैं। वैसे ही इन्होंने रवि को राजा, राजा तो धरती पर होता है, रवि को सूर्य को क्या बोल रहे हैं, राजा बोल दिए हैं। कभी नौ किरण को रथ के घोड़े उनको खींच के ला रहा है। बादलों और अनुचरों को बोला है सेवक के रूप में, सेवक तो दास होता है। तारे समूह को सेना के रूप में बोले हैं कि भाग गई तारकों की सेना। तो तारे समूह को सेना के रूप में माना, और चंद्रमा को भिखारी के रूप में। रात का जो राजा होता है चंद्रमा, वो सुबह होते ही उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे एक भिखारी का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही वो पड़ा रह जाता है। सूर्य के सामने उसका सारा चमके खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी कभी अगर कोई बोले ना आपके सामने ज्यादा, ये देखो कभी कितना बढ़िया बात करने वाले कि कोई अगर छोटा आदमी अपना औकात दिखाने लगे तो चुप रहो, क्योंकि जब तुम खड़े हो जाओगे ना तो हो सकता है उसका औकात इतना छोटा हो जाए कि उसका कोई वैल्यू ना हो। नहीं समझ में आया? जैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं कब होता होगा इसे। कभी आप कहीं फंक्शन में गए, आपको मीठा पानी पिला रहा था सब कोई, और तनिया आपसे भी कोई बड़ा आदमी आ गया, सब कोई छोड़ के कहाँ चला जाता है? अब वो नहीं चला जाता उधर। अरे उनको आ गए जल्दी बिठा 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 पहन लो। ऐसा होने लगता है अब मुंह तक रहे हमरों के 10 दिन कुछ रे, हमरों के 10 हम आइले बनी। तो वो होता क्या है कि बड़ों के सामने छोटे का औकात कुछ नहीं रहता। जब सूर्य आ जाते हैं तो चंद्रमा किस रूप में हो जाता है? भिखारी के रूप में हो जाता है। बोलो, कवि ने आ रही रवि की सवारी में रवि, नव किरण, बादलों से अनुचरों, तारों समूह तथा चंद्रमा का मानवीकरण किया है। रवि को राजा के रूप में, नव किरण को रथ के घोड़े के रूप में, बादलों से अनुचरों को सेवक के रूप में, तारे समूह को सेना के रूप में तथा चंद्रमा को भिखारी के रूप में मानवीकरण किया है। बात समझ में आ गया? बोलो। अरे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, ये एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मान लीजिए कि लड्डू मिला है खाने के लिए, लड्डू मिला है और अभी ऑप्शन है खाने का। तो नहीं गोलगप्पा आ गया, ये गुलाब जामुन आ गया, तब लड्डू खाओगे? फेंका है तनियो कोनो से बढ़िया कोनो रसमलाई आ गया, अरे हटाओ 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 ई लाओ। तो होता है ना कि जो पहले वही अच्छा लग रहा था क्योंकि वही था, जैसे ही दूसरा ऑप्शन आया हट ई लाओ। ना समझ में आया? तो वैसे ही आपको 10 का नोट दिया जाए, फिर बगल में मिल जाए 100 का नोट, तब 10 का नोट फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? अरे हटा, ये तो भिखारी जैसा लग रहा है, फेंकेंगे नहीं। और ऑप्शन एक है कि एक लेना है, तब क्या करोगे? अब तो हटाओगे ना, क्या करोगे? ठीक है, तुम 10 का लेना, 100 का हम ले लेंगे। देखो बबुआ, कुछ करने के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ता है। अच्छा बताओ, आप खा रहे हो खाना, दोनों हाथ में बादाम भरा हुआ है, कितना अच्छा लगेगा ना? बादाम खा रहे हैं, दोनों हाथ भरा पड़ा है, लेकिन अगर काजू मिलने लगे तो बादाम फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? अब फेंकने के लिए थोड़ा सा हिम्मत तो चाहिए ना कि फेंकना है या फिर उठाना है दूसरा कुछ, तो वही हाल होता है। आ रही रवि की सवारी कविता में, चुप रहो अब, तुम लोग को समझाना सिर से पत्थर पटकने के बराबर है, कुछ फायदा नहीं करे, बगली में रख लेंगे कजुइया ना बगली में रख ले रे,
बेदामा रखल जरूरी बा? हाँ तू रख ले, बोलिए मत दोबारा हमरा ले अब। इतना बकलोल है। तो बाप समझा रहा था अपने बेटे को, बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, नहीं तो रोटी पर नीमक ना जुड़ी। जानते हो लड़का जवाब का दिया, जाने दीजिए पापा हम चीनी से खा लेंगे। वो जो, अरे बकलोल, नीमक ना जुड़ी का मतलब बोला कि तोरा कुछ ना रही जिंदगी में। तो नीमक जब नहीं है कि तोरा से चीनी किसी की ना जी रे। तो बोला कि ना हम चीनी से खा लेंगे, छोड़ दीजिए आप चिंता मत कीजिए। उल्टा समझता है। एक शराबी पूरा गांव में हो गया था, पूरा गांव क्या हो गया था? शराबी। तो एक बहुत बड़े उपदेशक थे जो उपदेश दे दे के शराब छुड़वा देते थे, उनको बुलाया गया, खूब उपदेश दिए, उनका उपदेश सुन सुन के पी रहा था सब। वही जो बोतल लेके आया था उपदेश सुनता, हाँ 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 शराब बहुत अच्छा चीज नहीं है, हम पी रहा था। और भी परेशान हो गए बेचारे। अब एगो बोले कि इन लोगों को लगता है काने सुनाना नहीं है, आंखें दिखाना है कि शराब खराब चीज है। वो क्या किए कि 2 बाल्टी लाए, एक बाल्टी में पानी भरा और एक बाल्टी में शराब भरा, और एक गदहा को लाए। गदहा को दोनों बाल्टी के पास ले जाया गया, गदहावा शराबवा सूंघ के छोड़ दिया और पानी पीने लगा। तो वो सिखाना चाहते थे कि देखो गदहा भी शराब नहीं पीता, तो लोग गदहों से गल गुजरल हो कि तू लोग शराब पी रहे हो। तो वो बताए नहीं बतियाई, पूछे कि तू लोग इसे क्या सीखा, तो लोग बोला कि जो शराब नहीं पीता है वो गधा है। गधा लोग पानी पीते हैं और अच्छे लोग शराब पीते हैं। और वो बेचारे उपदेशक भाग गए वजह से कि इन लोगों को कुछ भी समझाने जब उल्टे समझता है। हम झूठों के समझा रहे हैं, हमको चुपचाप पाठ पढ़ाना था तो हम बदलने में लगे हैं। ये लोग मोम का बना नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है सब। मोम का रहता तब ना इन्होंने शेप बदल देते, प्लास्टर ऑफ पेरिस एकदम हार्ड होता है, एक बार बदलेंगे या तो आप बदलेंगे नहीं। बताओ हम काजू देने का बात कर रहे थे, बादाम खाएगा ना, हमने क्यों तो बादाम खल जाई। तो वही हाल है कि मुरब्बा मिल रहा है खाने के लिए, चीनी से पानी पी रहा है, चीनी फक फक के। करो 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 करो, चुप रहो। अब कोई बोलेगा आ रही रवि की सवारी कविता में चित्रित सवारी का वर्णन कीजिए। आ रही रवि की सवारी, सवारी जो आ रहा है उसमें जो सवारी आ रहा है उसका वर्णन करना है। क्या कह रहे हैं देखो, आ रही रवि की सवारी कविता में कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं से सुसज्जित सवारी एवं सुव्यवस्थित पथ के निर्माण का वर्णन किया है। बादल सोने जैसा पोशाक पहनकर अनुचर बनकर अगवानी कर रवि के आने का संकेत कर रहे हैं। सूर्य का रथ 9 किरणों से युक्त रथ की सवारी पर बैठ धारा पर उतर रहा है। पक्षीगण गायकों के भांति उसके स्वागत में गीत गा रहे हैं। जो सवारी आ रहा है तो उसको बहुत बढ़िया से चित्रित किया है। कैसे चित्रित किया है कि बादल जो है, जब सुबह में आकाश में जब प्रकाश होता है ना, बादल आकाश की तरफ देखिए, अब बादल एकदम चमकने लगता है। तो वही कहने के लग रहा है कि बादल सोने का पोशाक पहना हुआ है और अनुचर बनकर अगवानी कर रहा है कि हाँ आइए महाराज आइए, आने का संकेत कर रहे हैं। सूर्य का रथ 9 किरणों की युक्त सवारी से पर बैठकर धरा पर उतर रहा है। रथ कभी भी आता है तो पहले घोड़े आते हैं, पहले घोड़े चलते हैं ना, तब पीछे पीछे जो उस पर बैठा हुआ राजा रहता है वो चलता है। तो 9 किरणें पहले आती हैं, पहले सूर्य नहीं दिखता है। आप देखिएगा सभी उठ के सुबह में तो पहले किरणें आती हैं, सूर्य दिखाई नहीं देता है, किरणें पहले आ जाती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उस पर धीरे धीरे वो आ रहा है लेकर के, और पक्षी गण अपना गीत गा गा करके उसका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सूर्य के आगमन से तारों रूप फौज आसमान अर्थात मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। जैसे ही रात होता है तो आपको देखिएगा तारा तारा चारों तरफ दिखेगा, जैसे ही सुबह होता है वो सारे तारे क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। चंद्रमा जो रात का राजा है, रात में चंद्रमा को देखिए कितना अच्छा लगता है, सुबह में देखिए फीका लगता है। चंद्रमा जो रात का राजा है वो
राह में भिखारी के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो लगता है कि भिखारी कोनो खड़ा है। इस प्रकार रवि की सवारी धरती पर अवतरित हो रही है। इस प्रकार जो रवि की सवारी है वो धरती पर क्या हो रही है? अवतरित हो रही है। बोलो, आ रही रवि की सवारी कविता में कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं से सुसज्जित सवारी एवं सुव्यवस्थित पथ के निर्माण का वर्णन किया है। बादल सोने जैसा पोशाक पहनकर अनुचर बनकर अगवानी कर रवि के आने का संकेत कर रहे हैं। सूर्य का रथ 9 किरणों से युक्त रथ की सवारी पर बैठ उतर रहा है। पक्षीगण गायकों के भांति उसके स्वागत में गीत गा रहे हैं। सूर्य के आगमन से तारों रूप फौज आसमान छोड़कर भाग चुके हैं। चंद्रमा जो रात का राजा है वह राह में भिखारी के रूप में प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार रवि की सवारी धरती पर अवतरित हो रही है। बिल्कुल जो भी सब था वो अजीब तरह से प्रेस करके बताया गया है कि किरणें उनका स्वागत कर रही हैं, पक्षी गणगीत गा रहे हैं, बादल सोने का पोशाक पहन करके उनका स्वागत कर रहा है और तारकों की फौज भाग गई है और रात का राजा चंद्रमा भिखारी की तरह बन के वजह खड़ा है। अब कोई आता है तो उसका कोई विपक्षी होता है, विपक्षी मुंह लटका के नहीं खड़ा रहता है। देखो ना, हम खोल रहे हैं कि ना यहन आई तो वो आगे बढ़ा तो मुंह लटका कैसे खड़ा है, मुंह लटका खड़ा है, बुझा रहे ना। रात का राजा भिखारी कैसे बन गया? फिर रात के राजा बन जाएगा ये, और फिर सुबह में क्या बन जाएगा? भिखारी। रात का राजा भिखारी कैसे बन गया? देखो, रात का राजा चांद को कहा जाता है। यह सुबह होने पर सूर्य के सामने भिखारी जैसा नजर आता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति निर्धनता अर्थात संपन्नहीनता के कारण भिखारी और दूसरे पर आश्रित हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के तेज के प्रकाश में चांद निस्तेज भिखारी के समान असहाय प्रतीत होने लगता है। सूर्योदय होते ही रात खत्म हो जाती है और चांद के साम्राज्य पर सूर्य का अधिकार हो जाता है। इसलिए रात का राजा भिखारी हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो रात में राजा था वो भिखारी कैसे हो गया? क्योंकि उससे भी बड़ा कोई आ गया, उससे भी कोई बड़ा आ गया। रात का राजा चांद को कहा जाता है। रात का राजा किसको कहा जाता है? और दिन का राजा किसको कहा जाता है? सूर्य को। बोलो, रात का राजा चांद को कहा जाता है। यह सुबह होने पर सूर्य के सामने भिखारी जैसा नजर आता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति निर्धनता संपन्नहीनता के कारण भिखारी और दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश में चांद निस्तेज भिखारी के समान असहाय प्रतीत होने लगता है। सूर्योदय होते ही रात खत्म हो जाती है और चांद के साम्राज्य पर सूर्य का अधिकार हो जाता है। इसीलिए
रात का राजा भिखारी हो जाता है। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करें। यह क्यों कहा है कि जो तारकों की फौज थी वो मैदाने छोड़कर भाग गई। तारकों की जो फौज थी वो मैदान छोड़कर भाग गई, इसका मतलब क्या है? कवि ने तारक समूह का मानवीकरण करते हुए बताना चाहा है कि जिस प्रकार शत्रु विपक्षी का बल देखकर डर के मारे भाग जाता है, उसी प्रकार तारों का समूह सूर्य के आने के बाद भाग जाता है। यहां कवि ने अलंकार का प्रयोग करते हुए युद्ध का दृश्य का चित्रण किया है। इन पंक्तियों में भय का दर्शन होता है तथा सूर्य के शौर्य का चित्रण हुआ है। कोई कोई कुत्ता होता है ना, बड़ी भूखता है, और जैसे ही अब लाठी लेके निकलिएगा किया तब वो ससुरा भाग जाता है। अरे भाग जाता है। वैसे ही हाल इस तारों का है। रात में एकदम लगता है कि चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और जैसे ही खाली एगो सूर्य आता है सुबह में, ये धीरे 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 क्या हो जाते हैं। अभी जाके देखोगे एक को ना लुकेगा, इनका कहां से भाग गया होगा। अब फिर संजिया के जैसे जैसे सूर्य चला जाता है, ऐसे ही होता है। अगर घर में कोई गुस्से वाला आदमी हो तो जैसे ही वो घर से जाते होंगे तो जो बच्चे होते हैं एकदम कूदने फानने लगते हैं, पटकने लगते हैं, और जैसे ही उनका आने का बेरा होता है फिर सभ्य बालक बन करके चुपचाप शांत हो जाते हैं। हाँ, घर में गुस्से वाला कोई व्यक्ति हो तो ऐसे ही होता है। वैसे ही गुस्से वाला को हम इसलिए करें, अब इसमें राजा सुबह में जब सूर्य आता है तो ये शाम को खूब कूदते फानते हैं, इधर दौड़ते हैं उधर गिरते हैं, और जैसे ही सुबह होता है तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यहां पर कभी इसको दिखाया है कि कभी लगे कि दुख चारों तरफ से आ गया हो, एक प्रकाश आपके दुख को सारा क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। बोलो, कवि ने तारे समूह का मानवीकरण करते हुए बताना चाहा है कि जिस प्रकार शत्रु विपक्षी का बल देखकर डर से भाग जाता है, उसी प्रकार तारों का समूह सूर्य के आने के बाद भाग जाता है। यहां कवि ने अलंकार का प्रयोग करते हुए युद्ध के दृश्य का चित्रण किया है। इन पंक्तियों में भय का दर्शन होता है तथा सूर्य के शौर्य का चित्रण हुआ है। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है, पाठ के आधार पर बताएं। सूर्योदय जब होता है सुबह में, आकाश का रंग कैसा होता है? प्रातःकालीन बेला में पूरब दिशा में जब सूर्य क्षितिज पर दिखाई पड़ता है तो उस समय आकाश का रंग सुनहला होता है, एकदम लगेगा कि सोना जैसा आकाश हुआ है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें लाल होती हैं और आकाश का रंग नीला होता है। जब लाल और नीला रंग मिलता है तो सूर्योदय के समय आकाश सुनहले रंग का हो जाता है। सुबह में देखिएगा तो आकाश सुनहला दिखाई देता है, क्योंकि जब सुबह सूर्य की किरणें निकलती हैं तो किरणें लाल होती हैं और आकाश पहले से ऑलरेडी नीला है। लाल और नीला जब मिलता है तो कुछ सुनहला रंग बन जाता है। बोलो, प्रातःकालीन बेला में पूरब दिशा में जब सूर्य क्षितिज पर दिखाई पड़ता है तो उस समय आकाश का रंग सुनहला होता है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें लाल होती है और आकाश का रंग, खड़ा हो जाओ जी, ये बोल क्या नहीं रहा रे, ऋतु नाम है, रोज रोज तुरा का हाल हो जाए। खड़ा हो, कौची मुंह बंद करके बैठा है,
मुंह में कुछ खा रहा है का? खैनी ना खाया है? हैं? कुछ खाया ना है? पान ओन खैनी होनी कुछ हो तब का है मुंह बन का? उदास है गा? सूर्य जब उदय हो रहा है तो सब लोग तो खुश हैं। खड़े रहो, खड़े होकर उदास रहो। सूर्य की किरणें लाल होती हैं और आकाश का रंग नीला होता है। खड़ा है तो बोल, नहीं तो फिर बेंच पर खड़ा कराते हैं, नहीं तो बेंच के बाद डेस्क पे खड़ा कराते हैं। अब बोलोगे ओकरा बाद मुर्गा बनवा देते हैं। बोलो ओकरो बात ना बोला तो सत कह लिए, ओकरा बाद छुट्टी हो जाता है इतना करने में। लाल होती हैं, जब लाल और नीला रंग मिलता है तो सूर्योदय के समय आकाश सुनहले रंग का हो जाता है। समझ में आ जाएगा? चलो अगला देखते हैं। कवि क्या देखकर ठिठक जाता है? कवि क्या देखकर ठिठक जाता है? जब सूर्य की किरणें चारों ओर फैलकर अंधकार पर जीत प्राप्त कर लेती है तो तारकों की फौज भाग जाती है और रात का राजा भिखारी की तरह नजर आता है। यही देखकर कवि ठिठक जाता है। कभी कभी ना होता है कि कोई आके गली में कोई बहुत बड़ा आदमी बोल रहा है। केजीएफ में एक जगह था ना वो, कि जहां पे वो, और मुंबई में वो खड़ा था, वो खूब होकर के डांट रहा था। तनी वो आता है गड़िया से, वो छाता लेके जाता है, आता है ना वो, तो जो ऐंठ रहा था वो उसको अगवानी करने के लिए जाने चला जाता है। तो देख के हंसी ना आएगा कि देखो ना बड़ा बड़का बन रहा था, वो आया तो ओकरा सामने कोची बन गया, भीगी बिल्ली बन गया, वही आलूआ। तो चुप रहो। अरे नहीं, गली उली में अब खड़े हैं और कोई आदमी किसी आदमी को खूब डांट रहा है, और तनिए एकरा ओर से कोई और ऐसा आदमी आया, अभी देख करके ये कांप रहा है। तो वही तालुआ है कि रात में देखा कभी कि यही राजा बन के घूम रहा था चंद्रमा, और जैसा ही सुबह हुआ ये भिखारी बन के खड़ा है जी। होता है ना ऐसा है। आप इमेजिन करो गली उली में लाइट लगा हुआ रहता है, रतिया के बड़ा अंजोर करता है, दिनमा के जाके देखना होगा गया कैसन बढ़ता है, वो बुझई मन करता है, खोजना पड़ता है दूरबीन से उसको, हाँ कहाँ बा। होता है नहीं सा? तो वही हाल है कि वही देख करके कभी क्या हो जाता है, ठिठक जाता है कि देखो ना, काल तो बड़ा 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 बात कर रहा था, आज देखो क्या कर रहा है। बात समझ में आया? बोलो। जब सूर्य के किरणें चारों ओर फैलकर अंधकार पर जीत प्राप्त कर लेती है तो तारकों की फौज भाग जाती है और रात का राजा चांद भिखारी की तरह नजर आता है। यही देखकर कवि ठिठक जाता है। कवि सोचने लगता है कि जो चांद रात में अपना चमक से संसार को आलोकित कर रहा था, अब वह असहाय भिखारी की तरह हो गया है। अर्थात संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन के कारण संसार में सुख दुख का आना स्वाभाविक है। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत खुश रह रहे हैं तो कभी घमंड मत करो, क्योंकि वो भी दिन बीत जाएगा। और दुखी हो तो भी घमंड मत करो, वो भी दिन क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम को फिर राज मिला था, राज के बाद फिर वनवास मिला था। तो ये प्रॉब्लम होता ही रहता है। राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? अगला सवाल है कि राह में खड़ा भिखारी किसको कहा गया है? चांद को कहा गया है। किसको कहा गया है बच्चों? चांद को क्या कहा गया है? कस के बोलो, और कस के बोलो।
इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 6 खत्म।